Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5, continuation of 4th chapter magnetic effect of electric current. Today we are going to discuss about Ampere's circuital law. This is one of the most important this law to find out magnetic field due to a current carrying conductor. We have already done one law, that is Biot-Savart law, to find out a magnetic field for a current carrying conductor. So this is also one law. हम इसको यूज करेंगे and we'll see that how do we get magnetic field due to a current carrying conductor. तो जो भी हमने कंडक्टर्स पिछले डेरिवेशन में किए थे ऑलमोस्ट विल ट्राई टू अवॉइड दोस कंडक्टर्स, बट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, बिकॉज द पार्ट ऑफ सिलेबस. सो देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है. तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ. सबसे पहले क्या होता है कि हमने एक कंडक्टर ले लिया, इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर. यू इमेजिन इट्स इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है. सो एंड एज फार वी अंडरस्टैंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनिटली लॉन्ग दिस कंडक्टर एंड ऑल. सो इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B इज इक्वल टू इट्स म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई. जब हमने डेरिवेशन किया तभी A लिया था, बट राइट नाउ राइटिंग R. R इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मान लो ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है. तो अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, जब ये एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, तो फिर हम ये डेरिवेशन निकाल के भी देखेंगे कि whether we are getting this value or not. But for right now we are going with that assumption only कि we are finding magnetic field because of this current carrying conductor at point P. So अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा. सो करंट इज फ्लोइंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. आप इमेजिन करो इट्स गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. तो एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे पहला रूल होता है कि जो भी आपने डिस्टेंस लिया है, सो उस डिस्टेंस पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लाइक ना एट पॉइंट P आई गॉट मैग्नेटिक फील्ड. So they are saying कि if you go all around the conductor at equidistance, मतलब उस कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप ऑल अराउंड जाओगे, मतलब यहां पे पॉइंट P हो गया, आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या उस डिस्टेंस पे फ्रॉम द कंडक्टर ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम. सो मान लो अगर यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है 10 टेस्ला, फॉर एग्जांपल 10 टेस्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो उतने ही डिस्टेंस पे आप यहां पे अगर डिस्टेंस R है, तो उतने डिस्टेंस पे यहां आ जाओ. अगर ये डिस्टेंस R है कंडक्टर से, तो बोले उसके हिसाब से आप एक ना इमेजिनरी लूप क्रिएट करते हो. इस लूप को हम बोलते हैं ना एम्पेरियन लूप. एम्पेरियन लूप. सो ये एम्पियर का लूप हो गया, ठीक है, उसको हमने इमेजिन कर लिया. तो ये एक्चुअली एक सर्कुलर टाइप में आपको एक लूप बन जाता है, ठीक है. नाउ दे आर सेइंग जस्ट इनसाइड दिस लूप वेयरएवर यू विल फाइंड आउट, जस्ट इनसाइड दिस लूप, क्योंकि आपने ये पॉइंट लिया ना, तो ये लूप के थोड़े अंदर तक जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू 10 टेस्ला रहेगी. यू गो एनीवेयर, you go anywhere at any point, if you are imagining the magnetic field will be 10 tesla. If you are assuming that because this conductor at point P you are getting 10 tesla magnetic field, anyhow you are able to determine in that case. So अगर यहाँ पे 10 टेस्ला है तो इस लूप के जस्ट विद इन अगर आप देखोगे तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो क्या होंगे 10 टेस्ला उस पॉइंट के जस्ट इनसाइड. मान लो कि अगर आपने लूप थोड़ा अंदर ले लिया यहाँ पे, तो इस लूप के जस्ट लिटिल इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू अलग होगा. तो एज यू आर कमिंग क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा. एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट वी हैव डन बिफोर कि जैसे आप कंडक्टर से आगे जाते हो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, एज यू आर कमिंग क्लोजर टू कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी डन, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो अभी प्रॉब्लम क्या है इस केस में, दे आर सेइंग कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप ना इमेजिन करो एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करो. तो बोल रहे कि ये जो आपने लूप लिया ना, इमेजिनरी लूप लिया, उस इमेजिनरी लूप में आप एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन कर लो. तो ये स्मॉल एलिमेंट DN. तो बोल रहे स्मॉल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा, करेक्ट. जैसे भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, करेक्ट. सो यू आर गेटिंग इन अ सर्कुलर फ्रेम में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है पर्टिकुलर पॉइंट से. तो बोले वो पॉइंट पे आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो जो आपने इमेजिनरी लूप लिया है, एम्पेरियन लूप जो लिया आपने, एम्पेरियन लूप पे यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट. आपने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, बोले कि वो स्मॉल एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, लूप का डायरेक्शन क्या होगा, दैट तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लूप का डायरेक्शन क्या है. लूप का डायरेक्शन अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो चलो ठीक है, हम इस हिसाब से ले लेते हैं कि मान लो ये फ्रेम है, जैसा भी इसका एड्ज ले लो आप. देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ना, बायोट-सावर्ट लॉ ने मार्क किया था. मान लो कि ये एलिमेंट मैंने लिया, तो ये एलिमेंट यहाँ पे अगर आप अपनी तरफ से देखो तो एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे है. तो अगर मैं ये ले लूंगा तो भी एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, करेक्ट ना. और जो उसका सेंटर है, मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, या मैंने यहाँ मार्क कर रख दिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कंडक्टर हो गया,
ठीक है। ओवर हियर इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लूप है। हमने क्या किया, ये लूप एलिमेंट ले लिया, ये पूरा लूप है, ये एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट का डायरेक्शन इज लाइक दिस, करेक्ट। अब बोल रहे हैं इस कंडक्टर की वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया हमने बायो-सावर्ट लॉ में यूज किया है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, पहले आप फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ले लो। करंट इज गोइंग अप, हमने करंट को ऊपर ले लिया, ठीक है, करंट को ऊपर लिया। अब जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो इसके हिसाब से मैंने एलिमेंट यहां लिया है। तो ऐसे मैंने सेट करने के बाद मुझे क्या करना, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ऊपर करना। आपका पाम किधर फेस कर रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में देखो, मान लो ये अगर एलिमेंट यहां पे, जैसे अभी ये मैंने लिया यहाँ पे, ये ऐसे करंट करी कनेक्टर से है, ये एलिमेंट यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं एलिमेंट की तरफ अगर मैं फिंगर्स को ओपन करूंगा लाइक दिस, तो पाम की तरफ फेस कर रहा है, इनवर्ट की तरफ। तो एक्चुअल में डायग्राम यही है, ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है, बराबर। डायग्राम में एलिमेंट ये है, मैंने वहां पे ड्रॉ किया। अब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, कैसे, करंट आपने आप लिया, आपने फिंगर्स को एलिमेंट की तरफ ओपन किया, वेयर इज द पाम फेसिंग, पाम इज फेसिंग दैट साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, उतना समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट, तो आप अगर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे, या एलिमेंट का आपने लाइन ड्रॉ किया तो ऐसे हो गया। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये होगा आपका बी वेक्टर होगा। अगर आपको डीएल लेना है तो ये डीएल वेक्टर हो गया, और इनके बीच का जो एंगल होगा ना, दैट इज व्हाट, जीरो। तो वेक्टोरियल फॉर्म में भी अगर आप लेते हो तो डीएल एलिमेंट और बी वेक्टर आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये जो डीएल एलिमेंट है ना, डीएल एलिमेंट इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे करके हर डीएल एलिमेंट को लोगे तो सबका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बराबर ना, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोल रहे कि ऐसे डीएल एलिमेंट को ऑल अराउंड अगर आपने लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे वो 10 टेस्ला है, तो ऑल अराउंड अगर आप लोगे तो ये पूरे अराउंड जो होगा ना, कंडक्टर के अराउंड, मतलब विद इन दिस लूप, इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टेस्ला होगी। तो फिर बोल रहे हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू राइट मैथमेटिकली। दे वांट टू से कि ये पूरे लूप का आपको बताना है कि ये पूरे लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बी है। तो कैसे बताओगे आप, तो उसको हम एक वर्ड लेते हैं यहाँ पे, एक स्टेटमेंट। तो बोल रहे हैं ना बी वेक्टर आप पूरे ऐसे डीएल का लेके, मतलब जो बी मैग्नेटिक फील्ड है फॉर द डीएल एलिमेंट के लिए मिला आपको, वैसे करके आपको पूरे के लिए लेना ना, पूरे के लिए लेना। तो पूरे को कैसे लिखोगे आप, यहां पे कर दोगे आप इंटीग्रेशन, समझा। इंटीग्रेशन मतलब कि ना जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस डीएल एलिमेंट में मिला है, वैसे करके पूरे डीएल एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये ना देखो, ये है डीएल। एक्चुअल में क्या होता है ना, डीएल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ना, ये लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है। तो आप मान लो कि इतने एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये पूरे को जब आप ना इंटीग्रेट करोगे तो किसका इंटीग्रेशन होगा, लाइन का इंटीग्रेशन होगा। तो ये टर्म को आप पढ़ोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट को समझना, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, मतलब ये जो डीएल एलिमेंट है वो डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला है अभी बी, उसका डायरेक्शन वगैरह जो भी होगा। अब बोले ऐसे डीएल एलिमेंट को हम पूरा ऐड कर देंगे तो ये पूरे लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे। तो ये तो इमेजिनरी लूप है, तो ये बोल रहे हैं जो इमेजिनरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना विद इन दैट इमेजिनरी लूप, वो बोल रहे हैं कि ना उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो रहा है पहले वो देख लो आप। तो उस लूप के अंदर जो करंट फ्लो रहा है वो क्या है, आई है। तो बोले उस करंट आई को आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, विद दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इक्वी डिस्टेंस क्रिएट करते हो ऑल अराउंड द कंडक्टर। सो जो भी लूप मिलेगा उसको हम बोलेंगे एम्पीरियल लूप। तो वो एम्पीरियल लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे निकालेंगे। सो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड विद इन द एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट विद इन द लूप, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई डू वी रीड इट एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, क्योंकि क्या है ये डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। वैसे सभी डीएल एलिमेंट को लोगे है ना, हर जगह डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। तो क्या होगा, ये लाइन का आप इंटीग्रेशन ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन है, उस लाइन का मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन आप ले रहे हो तो आपको मिल रहा है ये वैल्यू। तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको हम स्टेट कैसे करेंगे, तो स्टेटमेंट इसका बहुत सिंपल सा है, आपको बताना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ लूप,
within a loop or around a closed loop is equal to permeability of free space times current flowing within the loop. Permeability of free space times the current flowing through the loop. तो मैं स्टेटमेंट एक बार रीड कर देता हूं एंड यू कैन चेक इट. गिविंग स्टेटमेंट में आई के बारे में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट का साइंटिफिक टर्म होगा वो लिख देते हैं. सो करंट आई क्या होगा? करंट आई इज अ करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू गिवन क्लोज लूप. जो भी क्लोज लूप हमने लिया है गिवन क्लोज लूप. ठीक है. अब मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आपको यहां पे स्टेटमेंट दिख जाएगा. सो स्टेटमेंट क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट line integral of magnetic field in any closed loop या for any closed loop is equal to permeability of free space times current I threading through or threading or passing through given closed loop. जो भी closed loop होगा उसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगा उसको आपको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और टर्म में ले लेता हूँ. तो मान लो यहाँ पे कंडक्टर I1 है. ठीक है. यहाँ पे वेरी क्लोज टू दिस जैसे कंडक्टर I2 फ्लोइंग अ करंट इन सेम डायरेक्शन. अब यहाँ पे अगर इमेजिनरी लूप ले ले तो मान लो ना I1 और I2 दोनों से ना ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम है. तो आप अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? ये म्यू नॉट हो जाएगा. जो पहला करंट है I1 है, जो दूसरा करंट क्या है? I2 है. तो विद इन द लूप जो करंट फ्लो होगा उसको क्या करना? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस अराउंड दैट कंडक्टर. वो मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट क्या होगा? सेम होगा. तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ. इस फॉर्मूले को हमको याद रखना, इसको यूज करेंगे. तो पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करेंगे. प्रूव करने के बाद फिर हम एक दो एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ काम करता है. तो अभी क्वेश्चन है प्रूव एम्पियर्स सर्किटल लॉ. हमको प्रूव करना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हमें प्रूव करना है. ठीक है. सो सबसे पहला पॉइंट है कि वही सेम कंडीशन हम लेंगे. डायग्राम यही ले लेते हैं कि देयर इज अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर मान लो इसकी वजह से आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ये होगा बराबर. और आपको जहां पे फाइंड आउट करना उस साइड में आप क्या होगा? फिंगर्स को स्ट्रेच करो. तो पाम किधर फेस करा? वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो आपने वहां पे एलिमेंट लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट किया. ठीक है. यहां पे बस आपको इतना समझना है कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है. तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे, दैट वी नीड टू नो. That is required. Otherwise, it will be little difficult to do this proof and all. So पहले हम क्या करते हैं? आप लिखोगे since. So what are we trying to prove? हम ना प्रूफ कर रहे हैं b वेक्टर डॉट dl वेक्टर. तो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है. अगर आप एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl cos थीटा. ये कैसे मिला आपको? ये है आपका डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. अब उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम. थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री. करेक्ट. बी 1. तो अभी क्या हो जाएगा? देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इक्वल टू ये जो भी इंटीग्रल ऑफ बी डी एल बराबर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1. अब अगर चाहिए तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो. बी क्या है? बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फिक्स होगा क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, सारा पैरामीटर फिक्स है. बट फिर भी क्या करते हैं? बी की वैल्यू रख देते हैं इन केस कोई उसमें वेरिएबल टर्म हो तो. अभी आप क्या कर सकते हो? यहां पे वापस से मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे किसका? स्ट्रेट कंडक्टर का. सो व्हाट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर? क्या है फॉर्मूला? B इज इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट ऑफ स्टडी. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब क्या करो? इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 में पुट करके देख लो. सो इफ वी विल पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, सो क्या होगा? देयरफॉर इट्स व्हाट? लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू ये इंटीग्रल हो गया. b का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. करेक्ट. एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर अच्छा dl को हमने ऐसे ले लिया. अब देखते जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लो. तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, जो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर है दैट इज फिक्स. 2 पाई r फिक्स है. Integration of only dl. Correct. What's the integration of dl in this case? dl का इंटीग्रेशन वैसे इस कॉन्सेप्ट को हमने कई बार यूज किया हुआ है. dl का इंटीग्रेशन मतलब ना आप पूरे dl एलिमेंट को अगर ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल यू गेट. तो सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या है? इट इज 2 पाई r. अब उसी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं. तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको?
यहाँ पे भी है ये सॉरी आपने ये म्यू नॉट है आई है अपॉन 2 पाई आर है, गॉट इट, इनटू क्या हो गया 2 पाई आर, करेक्ट, डीएल की जगह पे 2 पाई आर लग गया तो 2 पाई आर में कैंसिल है 2 पाई आर, तो आपको क्या मिल गया, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आर, ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका कंडीशन फॉर द एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को म्यू नॉट इनटू आर। हमने देखा था इसके लूप के अंदर कितना करंट फ्लो रहा, जो मैंने इमेजिनरी लूप लिया वो करंट आई था, तो उस करंट को हमने क्या किया, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू गॉट द मैग्नेटिक फील्ड विद इन दैट लूप। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, बस आपको इतना समझना है कि आपको इमेजिनरी लूप लेना है, विद इन द लूप वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग, उस करंट को आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो विद इन दैट लूप जस्ट वेरी क्लोज। एक और चीज याद रखिएगा, विद इन दैट लूप इन द सेंस वेरी क्लोज टू लूप, जस्ट इनसाइड, ऐसा नहीं कि नहीं यहां पे आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, वैसा नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, इनसाइड loop, just inside the loop, whatever magnetic field we have to determine can be obtained by this method. This is to determine magnetic field for straight current carrying conductor. वैसे हमको फॉर्मूला पता है, अच्छा वो जो है ना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन फाई 1 साइन फाई 2, इट्स नॉट दैट वन, इट्स लाइक एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, फॉर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन डिटरमाइन दैट फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो इन दिस केस व्हेन द करंट इज कैरिड बाय दिस कंडक्टर, सो करंट इज गोइंग अप, जैसा हमने पहले लिया था मैं वही चीज है, बट एक बार रिपीट करने के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं कि इक्वल डिस्टेंस आप क्या करते हो, एक लूप लेते हो, करेक्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द स्मॉल एलिमेंट, तो कहीं पे भी आप स्मॉल एलिमेंट ले लो उस इमेजिनरी लूप पे, स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, डीएल वेक्टर आप ले लो, वेक्टर टर्म अगर ले रहे हो तो, सो अब ये डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट वी नीड टू टेक, तो जैसा मैंने बताया था ये कंडीशन है, अगर इसके अंदर से करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, पॉइंट पी अगर यहाँ पे है तो आपने उस डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन किया, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जस्ट ये रिपीट करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, नथिंग एल्स। सो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा, दिस व्हाट बी वेक्टर एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 0 डिग्री, करेक्ट। सो ये आपका डायग्राम हो गया, ऑलमोस्ट डेरिवेशन का पैटर्न भी काफी हद तक सेम है। तो पहले आपको पता व्हाट इज द टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है इस केस में, सो टोटल करंट विद इन द लूप, टोटल करंट इन द सेंस दैट टोटल करंट विद इन द लूप, सो टोटल करंट विद इन द लूप इज व्हाट कैपिटल आई। अब कौन सा लॉ हम ले रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, मैं एसीएल लिख दे रहा हूं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हो गया फॉर्मूला क्या हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग विद इन द लूप, सो लूप के अंदर कितना करंट फ्लो रहा है, कैपिटल आई। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको आप एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट इट एज बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, करेक्ट। So do we know value for this theta? Theta का वैल्यू हमको पता है, so since theta is what 0 and what's the value for this cos 0, तो इसमें cos theta will be 1, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, therefore B D L is equal to mu naught into I। अब क्या करना है, इसमें से मैं मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन निकाला, we have to find out magnetic field, ठीक है, B वेक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो बी कांस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डीएल इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो हमने काफी देर से वही कर रहे हैं, तो इस केस में भी डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा 2 पाई आर, ऐसा कंपल्सरी हर केस में 2 पाई आर ही हो, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है किसी किसी केसेस में, यू विल गेट इट वेरी सून। सो बी इज इक्वल टू ये क्या होगा, डीएल की जगह निकालेगा 2 पाई आर का, is equal to क्या हो जाएगा, ये mu naught r, where r is what perpendicular distance of point of study from the conductor. So what's the value for b? So b can be written as mu naught I upon 2 pi r. So इसको अगर लेना है तो आप ले लो फाइनल इक्वेशन जो भी है, चलो ठीक है, कई इक्वेशन ले तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, मैं क्यों इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं इसको आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेरिवेशन फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ पहले सिलेबस में था, अभी सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में अभी नहीं है, तो अगर कभी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का डेरिवेशन पूछा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी लॉजिकल बेस्ड ऑन एम्पियर्स सर्किटल लॉ ओनली।
ये एक्चुअल में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इट्स रिलेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन ओनली, तो मैं इसके साथ में करा देता हूं. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस आल्सो बोर्ड एग्जाम आल्सो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम. सो अभी क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं रीड कर लेता हूं. ये यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग लिखा, मतलब जो हेडिंग है कि कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, कोई कंडक्टर का रेडियस ए है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आर लेस देन ए पे निकालना है, आउटसाइड आर ग्रेटर देन ए पे निकालना है. तो वेयर ए इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर और आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस. आर लेस देन ए मतलब आपको कंडक्टर के अंदर फाइंड आउट करना, आर ग्रेटर देन ए मतलब कंडक्टर के बाहर फाइंड आउट करना. उसके लिए जो पहला हमने डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन को मैंने रब नहीं किया है. क्यों नहीं रब किया आप समझ जाओगे, काफी हद तक ये चीजें उसी से लिंक्ड है. तो अभी क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं. क्वेश्चन आपको इस पोर्शन में दिख जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट कैपिटल आई. मतलब कोई वायर है जिसका रेडियस ए है, उसके अंदर से कांस्टेंट करंट कैपिटल आई फ्लो हो रहा है. यूज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करो टू ऑब्टेन अ रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर. आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना बी आर, बी आर इन द सेंस बी सब्स्टिट्यूट आर इन द सेंस ड्यू टू चेंज इन आर, आर का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके साथ को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर विद द डिस्टेंस आर, जो डिस्टेंस आर होगा, फिर क्या आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन. मतलब सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर होगा उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है. आर ग्रेटर देन ए हो सकता है, आर लेस देन ए हो सकता है, ठीक है. इनसाइड के लिए आर लेस देन ए है और आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन ए है, ठीक है. फिर आगे क्या दिया इन्होंने, ऑफ द फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर. आपको ना ग्राफ भी प्लॉट करना है उसका. तो अब इस केस में अगर हमें समझना है तो सबसे पहला पॉइंट कि आप ना कंडक्टर ड्रॉ करो. सो जैसा अभी अब तक हमने समझा था वो ये था कि चलो ठीक है ना, कंडक्टर ले लिया हमने, ये दिस इज द कंडक्टर, आप लेना है तो ये कंडक्टर ले लो, ठीक है. कंडक्टर का ये जो पार्ट है ना इसको हम ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन एरिया में देख रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. ये ऐसा ये कंडक्टर हो गया हमारा, बराबर. अब ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस आप ले लो ए, क्लियर. एंड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आई है, ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके आपको फाइंड आउट करना. तो पहले हम ना आउटसाइड फाइंड आउट करेंगे. ये हो गया आउटसाइड द कंडक्टर. हम क्या निकालना था, आउटसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के बाहर क्या होगा, आउटसाइड द कंडक्टर क्या है, वैल्यू आर ग्रेटर देन ए है. तो अब क्या हो गया, ये ए उसका रेडियस हो गया. आपको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट यहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे. जैसा हमने लर्न किया था किसमें, एम्पियर सर्किट लॉ का जो बेसिक रूल है, जो भी आपने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये आर होगा. उसी डिस्टेंस आपको क्या करना, इक्वल डिस्टेंस से यू हैव टू टेक अ लूप ऑल अराउंड. आपने ऑल अराउंड लूप ले लिया और आप इंडिकेट करने के लिए यहां बता दो कि इसका रेडियस क्या है, आर है. गॉट इट. फिर क्या क्राइटेरिया, आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया डीएल एलिमेंट पे, क्या होगा, ये डीएल वेक्टर हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी वेक्टर. जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो हो गया 0. डायग्राम वही है जो हमने पहले ड्रॉ किया था, ये वही है, बस इतना है. यहां पर हमने ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन एरिया में लिया, मतलब बिगर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वी हैव टेकन दिस, ठीक है. इट इज लुकिंग लिटिल बिगर, दैट्स ओनली क्राइटेरिया. अब क्या हो गया, इस कंडीशन का हम डिस्कस कर रहे हैं. तो अब कंडीशन ये हो गया कि ये जो है करंट किस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में. आपको यहां पे निकालना है, तो क्राइटेरिया वही होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल म्यू नॉट आई, क्योंकि विद इन द लूप कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई फ्लो हो रहा है. तो बी वेक्टर इसको हमने एक्सटेंड किया, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल म्यू नॉट आई. कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा विल बी 1. सो बी डीएल इक्वल म्यू नॉट आई, ये वैल्यू 1 हो गई. तो अब क्या हो गया, बी को हमने बाहर रखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में निकालना आउटसाइड. तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई आर है ना. ये डीएल एलिमेंट को ऐड करोगे 2 पाई आर ही आपको मिलेगा. सो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर आपको ये मिला, इसमें कोई इशू नहीं है. अब बोल रहे हैं कि अगर यही कंडक्टर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना है तो क्या होगा. तो यहां पे भी हमें ना सेम क्राइटेरिया यूज करने हैं, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा क्या है, पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा. तो लेट्स सी कि क्या करना है इस केस में. तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो हम कंडक्टर ले लेते हैं. सो वी हैव टेकन अ कंडक्टर, ठीक है. उसका जो है आपने ये पर्टिकुलर पार्ट ले लिया, ये आपका कंडक्टर का रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट, ए. हमने यहां सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस दिया, इसका रेडियस हो गया ए हो गया. गॉट इट.
अब आपको क्या करना है, पॉइंट P लेना है विच इज एट डिस्टेंस, तो ये आया इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, R लेस देन A है, तो R लेस देन A मतलब आप यहां पे कोई पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट क्या है, P है, दिस अ पॉइंट P, गॉट इट। अब पॉइंट P से अगर आप फाइंड आउट करो तो वहां से आपको क्या है ना, एम्पेरियल लूप क्रिएट करना है, ये हो गया एम्पेरियल लूप, इस एम्पेरियल लूप का रेडियस हो गया, ये हो गया स्मॉल r, गॉट इट। अब क्या होता है, अब यहां पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हो पॉइंट P पे, स्मॉल एलिमेंट भी आप टेकन, ये स्मॉल एलिमेंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, और स्मॉल एलिमेंट जो हो गया ये डीएल वेक्टर यहां पे हो गया, करेक्ट। थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगा, कोई इशू नहीं, करेक्ट। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो कि अगर आपको बताना है आउटसाइड है तो आप BO लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर राइटिंग B ओनली इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, इट्स मीन दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और यहां पे लिखना हो तो BI लिख सकते हो, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट इज BI, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आउटसाइड था, इसको आप BO लिख सकते थे। चॉइस आपकी अपनी है, दैट यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन डू इट बाय BO आल्सो, इट विल बी करेक्ट। सो अब इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, एम्पियर सर्किट लॉ। तो अभी ना प्रॉब्लम कैसा है, हमें लेना है करंट का कंडीशन। तो ये है ना जो आपने लिया है ना, ये जो सिलेंडर आपने जो ये सर्कुलर पार्ट इमेजिन किया उसको आप एक्सटेंड कर दो यहां पे ऐसे। तो अब जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना, टोटल करंट यहां पे देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहां ऐसे इमेजिन करता हूं, इसको दो फ्रेम में देखो आप कि ये जो पार्ट में ना यहां पे, ये तो टोटल कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट, ये करंट की वैल्यू होगी आई। अब उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट यहां पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में से कितना करंट जाएगा, तो दैट करंट को आई इमेजिन एज आई डैश। सो करंट विद इन द इमेजिनरी लूप, जो हमने एम्पेरियल लूप लिया है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डैश फ्लो हो रहा है। तो जैसा मैंने यहां पे लिया था टोटल करंट, तो आपको बताना होगा कि टोटल करंट इस केस में कितना है, व्हाट इज द टोटल करंट इन दिस केस, सो टोटल करंट इज व्हाट, आई डैश। सो अगर आप लोगे बायोट एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर, ये इनसाइड है, डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डैश। इसको लेना है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको इसको रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट क्या है, एक्चुअल करंट इज कैपिटल आई, कैपिटल आई के टर्म में रिलेट करना, तो हाउ विल यू रिलेट। सो अब ये क्या करें कि आप इसको ना एक यूनिटरी मेथड से हम ट्राई करते हैं, शायद कुछ आइडिया मिल जाए हमको। तो हमने क्या किया यहां पे, सो ठीक है, चलेगा, ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो बेटर है, ठीक है। अब कंडीशन कैसा है कि दे आर सेइंग कि कैपिटल आई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द एक्चुअल जो है क्रॉस सेक्शन। एक्चुअल क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, सो सर्कल का जो है एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया है पाई, रेडियस का वैल्यू a है, तो ये होगा पाई a स्क्वायर। अब आपने इमेजिनरी जो है ना, इमेजिनरी एम्पियर सर्किट जो भी है और एम्पेरियंस लूप है, उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होगा पाई होगा, वो जो एम्पेरियन लूप है उसका रेडियस क्या है, r है, स्मॉल r, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डैश करंट फ्लो हो रहा है। अब बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आई डैश इंटू पाई ए स्क्वायर, यू गेट वही आई डैश इंटू पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आई इंटू पाई आर स्क्वायर मिल गया आपको। अब क्या करना है, यहां पे चाहिए तो पाई और पाई को यहीं कैंसिल कर दो, तो आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट्स द वैल्यू फॉर आई डैश, आई डैश विल बी, ये कैपिटल आई मिला आपको, ये हुआ आर स्क्वायर होगा, अपॉन क्या होगा ये ए स्क्वायर। इसको लेना आप ले लो क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमको पता चल गया कि ना जो हमारा इमेजिनरी लूप है, इमेजिनरी लूप या एम्पिरियंस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डैश, उसका वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इमेजिनरी लूप और एम्पिरियंस लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पूरा फॉर्मूला उस पर बेस्ड है कि म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट, तो दैट करंट का वैल्यू वी गॉट। अब देख लेते हैं यहां पे, सो व्हाट विल हैपन, देयरफॉर ये वाले में पुट करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अच्छा, आप चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते थे हम लोग यहीं पे, लेकिन थोड़ा टाइम, चलो ठीक है बाद में कर लेते हैं। ये म्यू नॉट हो गया, ये कैपिटल आई हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, अपन क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो गया। चलो जो नॉर्मल प्रोसीजर है, ये क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
या पहले भी सिंप्लीफाई करके ना इस पर्टिकुलर टर्म को आप ना बी इनसाइड ये बी इनसाइड डीएल या बी इनसाइड लाइन डीएल टू म्यू नॉट आई कर सकते थे, या यहां तक आप आराम से पहुंच सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, फिर बाद में आप आई की वैल्यू पुट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर लेंगे तो भी चलेगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सिंस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है यहां पे भी, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे मिला आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी को हमने बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया, एक होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये साइड का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं अभी। सो वो हो गया बी। तो अभी लाइन इंटीग्रल और डीएल का वैल्यू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, तो ऐसा डीएल डीएल एलिमेंट को ऐड करोगे, इसका रेडियस का वैल्यू क्या है, आर है, तो लाइन इंटीग्रल को ऐड किया हमने, तो क्या होगा, सिंस लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 पाई आर हो गया, गॉट इट। और उस वैल्यूज को यहां लेके आ जाते हैं, ये बी हो गया, ये इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ डीएल हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया म्यू नॉट, पहले से हमारे पास आई है, पहले से हमारे पास आर स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर है, करेक्ट। अगर आपको डायरेक्टली कैंसिलेशन करना तो यू कैन डू, अदरवाइज देयर इज नो नीड, है ना। या जैसे कभी ये आर है ना, इस वैल्यू को डायरेक्टली कैंसिल कर देगा अभी, तो ये बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये म्यू नॉट हो गया, दिस इज आई एंड दिस व्हाट आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर हो गया ये, करेक्ट। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये बी इनसाइड है ये ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो बी इनसाइड का वैल्यू क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट होगा, आई हो गया, ये क्या है 2 पाई ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखो, और ये क्या होगा, आर हो गया। एक हिसाब से देखो ना कि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो जो बी इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर को, ठीक है, बी इनसाइड, करेक्ट। और यहां पे अगर आप देखोगे बी आउटसाइड जो मिला है वो क्या है, दैट इज, अगर ये म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 2 पाई अगर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर को। सो दिस फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला ये है, इनसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला ये है, और आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनसाइड इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जब हमने आउटसाइड लिया था, तो आउटसाइड जब आप लूप लेते हो तो टोटल करंट की वैल्यू कैपिटल आई है, कोई इशू नहीं है, बट जब इनसाइड आप लेते हो तो इनसाइड के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, टोटल कंडक्टर के लिए करंट है आई, बट जो आपने एम्पीडेंस लूप लिया है उसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि करंट रिड्यूस हो गया है ना, तो करंट विल नॉट बी आई, इट विल बी आई डैश, तो आई डैश इज लेस देन आई। तो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो आई डैश है कौन से लूप के रेडियस से जा रहा है, उस लूप का रेडियस क्या है, जिसमें से आई डैश फ्लो हो रहा है उसका रेडियस है आर, और जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है उसका रेडियस है ए। तो यहां पे हो गया आई करंट फ्लो हो रहा है उस लूप के रेडियस से जिसका रेडियस है ए, और आई डैश फ्लो हो रहा है उस लूप के रेडियस जिसका रेडियस का वैल्यू है आर। सो अभी होगा आई टेंड्स टू पाई ए स्क्वायर, उसका हमने एरिया ले लिया, मतलब इस एरिया में से आई करंट फ्लो हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया में से आई डैश करंट फ्लो हो रहा है, यूनिटरी मेथड से यू विल गेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पीरियंस लूप। तो फिर टास्क क्या होगा आपका, बहुत सिंपल हो जाएगा। नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ टू अंडरस्टैंड। बिफोर प्लॉटिंग ग्राफ एक पॉइंट को मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूं। देखो यहां पे ना आप ये वायर है कैरिंग करंट, ये डीएल है, इसके ऑल अराउंड आपने लूप क्रिएट किया है। समझो सिर्फ डीएल को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इज व्हाट, लाइन इंटीग्रल। मतलब ये जो है ना डीएल है, इट्स अ लेंथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ, लाइन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लाइन, गॉट इट, या इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ इज लाइन इंटीग्रल। बट इसको हमने क्या किया ना, इसको हमने एसोसिएट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस एलिमेंट पे बी है, बी वेक्टर है, तो ऐसे करके सारे एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो क्या होगा, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सिर्फ लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, अंडरस्टूड। तो मतलब ये पूरे डीएल एलिमेंट को आप ऐड कर लो विद along with the magnetic field, then it is called as a line integral of magnetic field। ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब हम ना अगले पॉइंट पे आ जाते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड पार्ट, तो ये मैंने लूप लिया हुआ है, लूप का रेडियस इज गिवन एज आर। ये कंडक्टर है, लूप लिया हुआ कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस गिवन एज आर। तो ये इतने पूरे पार्ट में वैल्यूज आर लेस देन ए। ये जो लाइन है यहां पे क्या, आर इज इक्वल टू स्मॉल ए, करेक्ट, आउटसाइड इज आर ग्रेटर देन ए।
तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो अगर आर का वैल्यू जीरो होगा सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल इंक्रीज, बट इट विल बी मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट, एंड इनसाइड के लिए इनसाइड में टिल द सरफेस इट विल रीच, तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगा। बट यू आर सेइंग सरफेस पे आने के बाद व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड इट विल डिक्रीज। सो सरफेस के बाद से डिक्रीज हो रहा है, सरफेस तक क्या होगा, इंक्रीज होगा इनसाइड। तो हमने इमेजिन कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना दैट विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस। तो ये सरफेस है कंडक्टर का। अब यहां पे ले लो ये जनरल मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। तो आपके अजम्पशन के हिसाब से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी होगी, दैट विल बी मैक्सिमम, दैट वी इमेजिन। तो यहां पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट, तो सेंटर से लेके यहां तक ना, ये देखो सेंटर से लेके सरफेस तक जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल कीप इंक्रीजिंग, करेक्ट। ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो जैसा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हमें क्या मिला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट, एंड दिस इज व्हाट आर, यहां पे ये ना। और इस हिसाब से क्या होगा, बी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एज यू कैन सी फ्रॉम द सेंटर टिल द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इंक्रीजिंग, करेक्ट। अगर आपको लेना है तो ये एक्सिस है, हिसाब से ये किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की एक्सिस हो गई, करेक्ट। डिस्टेंस मींस दैट व्हाट, आर, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस। फिर आउटसाइड में क्या होगा, इट इज डिक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड बी लाइक दिस, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू अप्रोच दिस वन जीरो, बट ना वो जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल नेवर टर्न टू जीरो। किसी भी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अगर आप देखो प्रैक्टिकली आपको जीरो दिख सकता है, बट थ्योरेटिकली दैट्स नॉट जीरो। अगर ना आप समझो कि कंडक्टर कोई ना बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट वेरी नेग्लिजिबल, मतलब इट्स वेरी नेग्लिजिबल इन द सेंस शायद आपको मिले भी नहीं, है ना। यू कैन डिटरमाइन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, बट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट होगा। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू नॉट है, आई है अपॉन 2 पाई आर है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन वी गो तो व्हाट हैपेंस, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड वी आर गेटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहां से उधर जा रहे हो, आप एरोज वैसे देने की जरूरत नहीं, ये तो जस्ट मैं समझने के हिसाब से बता दिया मैंने। अंडरस्टूड, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल increase from center till the surface and magnetic field outside will decrease. So I hope whatever I explained you people understood. एम्पियर सर्किटल लॉ में अब तक हमने दो ही एप्लीकेशन किए, एक स्ट्रेट कंडक्टर का, दूसरा भी स्ट्रेट कंडक्टर का ही है, बट इनसाइड एंड आउटसाइड। नेक्स्ट क्लास में हम सोलेनॉइड करेंगे, टोरॉइड करेंगे, देन विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आल्सो एज वेल एज दोस टॉपिक्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच।